स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक पे। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी का दूसरा सेशन लेके आए हुए हैं जो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को हमारा नहीं देखा है तो आप जाके पहले पार्ट 1 को देखिए, तभी आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको तभी ये पार्ट 2 का सेशन समझ में आएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का में जो है बहुत सारे माइनर्स आपको कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको समझना होता है। तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपका स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक पे अगेन। ठीक है? तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको और ये हेल्पफुल लग रहा है इस सीरीज, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये जो सेशन है वो ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ही उठा के आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है? विच इज़ वे मोर देन ईजी कि आपको कंप्लीट हम पहले कॉन्सेप्ट ही समझाएं। ठीक है? तो इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि एग्जाम्स में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, और साथ में हम आपको कॉन्सेप्ट्स भी जो है एक आराम तरीके से यानी इजी तरीके से आपको समझा पाते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, हमारे चैनल पे और भी वीडियोज हैं, जैसे इकोनॉमी का एक सेशन स्टार्ट हो रखा है जिसके आपको पार्ट 3 कल अपलोड कर दिया गया था। तो अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है? ताकि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिल सके और आपकी लेवल जो है प्रिपरेशन की वो काफ़ी अच्छी हो सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे। तो एज यू ऑल नो कि हमारा इंडियन पॉलिटी का भी सेशन चल रहा है। अब इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है? बाय द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको कल के सेशन यानी कि जो आपका हमारा जो पॉलिटी का पार्ट 1 था, उसमें बताया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी सारा क्या किया गया है, एडॉप्शन किया गया है। राइट? एडॉप्शन किया गया है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली फ्रेम हो रहा था, तो उस टाइम के जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री और जितने भी फेडरल कंट्री या और भी जो कंट्रियां थी जिनके अंदर अच्छे अच्छे लॉज थे, अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस पहले से ही थे, उनको हमने क्या करा, एडॉप्ट करा, और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम फ्रेम कर रहे थे ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या करा हमने, उसको डाला, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो काफी बेटर बना, और काफी वो क्या है, एक डाउन सेंट्रिक सेंट्रिक टू द पीपल है। ठीक है ना? जिसकी वजह से आप आज हम और आप जो हैं इतने लिबरल और फ्रीडम हमें यहाँ इस कंट्री में मिला हुआ है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का कि हमारे आपको देखिए एडॉप्शन से, आपको मैंने कल भी बताया था कि एडॉप्शन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज भी हम इसी तरह के एक सेशन को लेकर के दोबारा लेके आए हैं आपको, क्योंकि ये ना वो सेशन है, सेक्शन है जिसमें इंडियन पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा लोग इसी में गलतियां भी करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, और इसमें लोगों को आंसर याद नहीं रह पाता है। तो चलिए आज हम आपको ये सेशन दोबारा से स्टार्ट करा रहे हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को सोचिए, और आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। कितना? 3 सेकंड का टाइम है। आप 3 सेकंड में आप अपना सोच के आंसर को मार्क कीजिए, और उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है? तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बाय द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो हमने बेसिकली पूछ रहा है कि ये यूएसए से हमने क्या क्या अडॉप्ट करा। राइट? आपको ये बताना है कि यूएसए से क्या क्या अडॉप्ट करा। ऑप्शन ए है जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी है आपका फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या डी ऑल ऑफ दिस। बताइए आप। अगर आपने हमारा पार्ट 1 देखा होगा ना, तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने जुडिशियल रिव्यू वाला भी सिस्टम यूएसए से लिया हुआ है। तो आपको एक आंसर तो ऑलरेडी पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं पता तो आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दिस। ठीक है? आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इन जुडिशियल रिव्यू हमने ये प्योरली कहाँ से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या होता है, मैं आपको आगे के वीडियो जब आएगा ना, तो उसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्या डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल राइट हमने कंप्लीटली यूएसए से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट आज हमारे पास जो भी है ना, जैसे हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है, ठीक है ना, आपको फ्रीडम टू मूव अराउंड द कंट्री, अराउंड द कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, आप किसी भी इस देश के किसी भी हिस्से में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। आपके पास इतने सारे फ्रीडम टू मतलब
एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू स्पीक है, स्पीच है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशंस की फ्रीडम्स होती हैं, कई सारी हमारे पास जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको आपको कर्टेल नहीं किया जा सकता है, राइट। तो फंडामेंटल राइट हमने प्योरली लिया हुआ है। अच्छा, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है, ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट, पहले आप मुझे बताएंगे कि फंडामेंटल राइट कहाँ से आता है। आप अपना आंसर अपना मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कौन से पार्ट में आता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फंडामेंटल पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। किस में आता है, पार्ट 3 में आता है। दूसरा, सी ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट हमने प्योरली यूएसए से ही, तो इसके रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमने ये फीचर से लिया हुआ है, ठीक है। कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से लिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें कि वो हमने ये कहाँ कहाँ से क्या बोरो करा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्योरली आपको ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट एंड द सी रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सारे फीचर मैंने कहाँ से लिए हुए। अच्छा, ये देखिए सारे एग्जाम्स में आ रखा है, ठीक है। तो जब मैं आपको आगे बात करूंगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, मैं उस दिन आपको अगले नेक्स्ट सेशन में आपको पूरी प्योर, आज हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 2 है, फ्रॉम वेयर हैव वी बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, हम क्या, हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। हम एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन अगर ये फॉर्म किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। ये आपको प्योरली क्या करना है, याद करना है अच्छे से, और याद रखना भी है अच्छे से, ठीक है। तो हमने ये जो है कहाँ से ये बोरोड करा है, तो आपके पास ऑप्शन ए है, रसिया से करा है, या आयरलैंड से करा है, या ब्रिटेन से करा है, या फिर अगेन अमेरिका से करा है। तो आप अपना आंसर सोच के मार्क कीजिए। आपके पास कितने हैं, 3 सेकंड है, ठीक है, बताइए। तो मैं आपको आंसर बता दूं इसका, इसका आंसर है सी, यानी कि ब्रिटेन से। देखिए, प्योरली हमने ये जो हमने डेमोक्रेसी के मोस्ट ऑफ द फॉर्म हमने ब्रिटेन के लिए हैं, क्योंकि जब हम ब्रिटिश इंडिया थे ना, यानी कि जब पे हम पे अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम की जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बन चुका था हमारे यहाँ पे, बेसिकली जो हमारा मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जितने भी शासन करने के तरीके थे, वो ब्रिटिशर फॉर्म में ही थे। आज भी आपको देखने को मिलेगा, हमारे कितने सारे आईपीसी के सेक्शन, पुराने कानून जो है ब्रिटिश के ही द्वारा बनाए गए हुए हैं। तो प्योरली ये पार्लियामेंट्री वाला फीचर, यानी कि अपर हाउस होगा, ठीक है, फिर लोअर हाउस होगा, तो जिसको लोकसभा बोलते हो ना, अपर हाउस लोअर हाउस, तो ये सारे कहाँ से फीचर लिए गए हैं, ये पूरा प्योरली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सारे एग्जाम्स में आ रखा है। चलिए, क्वेश्चन 3 है कि द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा क्या होता है, ये बताइए आप। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये पूछ रहा है कि हम राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रपति जो 12 मेंबर को एक्चुअली नॉमिनेट करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, 12 को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 को जो नॉमिनेट करते हैं ना, तो ये मतलब कहाँ से लिया गया है, ये आपको ये फीचर कहाँ से उठाया गया है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो बताइए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करा गया है, आयरलैंड से करा गया है, साउथ अफ्रीका से, या फ्रांस से, बताइए। और ये देखिए सारे एग्जाम्स में आ रखा है, बताइए आप। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, बी, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड, ठीक है। बेसिकली राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा हमको पता है कि राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो राज्यसभा में बेसिकली जो हमारे काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं ना, जिन्हें स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, तो उनके जो चुने हुए एमएलए जो होते हैं, ठीक है, और जो उनके यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, यानी कि जिनकी स्टेट्स के अपर हाउस जिसको बोलते हैं, उनके चुने हुए जो एमएलए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वोट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा के लिए हर एक स्टेट का क्या है, सीट पहले से निर्धारित है। तो ये आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में आपको राज्यसभा के लिए हर एक राज्यों का सीट निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा
फोर्थ शेड्यूल। कौन सा? फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल में आपको हर एक स्टेट के लिए आपको जो है एक सीट निर्धारित किया गया है राज्यसभा के अंदर, कि इतने सीट जो है, मान लीजिए यूपी को सबसे ज्यादा सीट मिला हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूपी को राज्यसभा में कितने सीट मिले हुए हैं, ठीक है। फिर बिहार को, इससे पर्टिकुलर हर एक स्टेट को सीट्स दिए गए, जैसे दिल्ली को भी दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक एक दिया गया है, फिर ऐसे छोटे छोटे जो हैं उसको एक एक सीट्स मिले हुए हैं। कईयों को 30 मिले हुए हैं, किसी को 60 मिला हुआ था। आप बताइए मुझे यूपी को कितना मिला है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है ना, तो आपको ये बताना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है पॉपुलर स्लोगन क्या था, बताइए। ऑप्शन ए है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी है लिबर्टी इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी, ऑप्शन सी है फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस, और डी है फ्रीडम इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो आपको इन सभी में से क्या करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, स्लोगन किसी भी रिवॉल्यूशन का क्या होता है? वो स्लोगन उसको कहते हैं कि जिसके बेसिस पे मूवमेंट स्टार्ट हो, ठीक है, और वो मूवमेंट अंजाम तक पहुंचे। कहाँ तक? अंजाम तक पहुंचे। तो जैसे हमारे देख लीजिए, हमारे यहाँ जब मान लीजिए हमारा आज़ादी का जो लड़ाई था, उसके अंदर हमारे कितने सारे पॉपुलर नेता ने अलग अलग स्लोगन्स दिए थे, जैसे तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। फिर करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था हमारा। तो बेसिकली इसी तरह के एक स्लोगन होता है जो मास को, यानी कि जो है लोगों को क्या करता है, पार्टिसिपेट करवाता है एक बड़े रिवोल्यूशन की ओर। तो इसका आंसर है आपको बी, यानी कि लिबर्टी इक्वालिटी और फर्टर्निटी। अच्छा, ये तीनों शब्द ना आपको हमारे संविधान के क्या, प्रेम्बल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? प्रेम्बल में देखने को मिलेगा। प्रेम्बल क्या होता है? तो हमारे संविधान का जो पहला पेज है, ठीक है ना, संविधान का जो पहला पेज है वो प्रियम्बल ही है, ठीक है। तो प्रियम्बल में क्या होता है, संविधान के अंदर पूरी किताब के अंदर क्या क्या बातें हैं वो एक शॉर्ट में एक पेज के अंदर जो है आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को प्रियम्बल याद रखना चाहिए और याद करना भी चाहिए, ठीक है ना। ये प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना। तो आगे हम इसका आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्स में ये आ रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपको हम पहले वाले सेशन में आपको बता चुके हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आप इस पॉलिटी सेशन के पार्ट 2 को देखिए, ठीक है। तो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप बताइए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम क्या होता है। देखिए, इसका आपको एग्जांपल मतलब ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, इंडिया या फ्रांस। आपको बता चुका हूं मैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ वो गवर्नमेंट होता है जहां पे क्या होता है, पावर सेंट्रलाइज होती है। क्या होती है? पावर सेंट्रलाइज होती है, यानी कि पावर जो होते हैं टोटली सेंटर को बिलोंग करता है, और सेंटर क्या करता है, पावर स्टेट को देता है कुछ हद तक, ठीक है, कि वो अपना स्टेट अपना काम कर सके। लेकिन बेसिकली यहाँ क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, स्ट्रांग होता है। सेंटर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो वो स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्टेट माइनस में होता है और सेंटर प्लस में होता है हमेशा यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होता है। तो आपको ये एग्जांपल इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंडिया क्या है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 6 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर। अच्छा, सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर विच हैव, ऑप्शन ब्रिटिश क्राउन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या डी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, बताइए। तो हमारे संवैधानिक पद जो होते हैं राष्ट्रपति के, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको कौन सा सेम पावर दिया गया है इनमें से, बताइए। देखिए, इसका आंसर है ए। आपको पता है कि हमने ज़्यादातर फीचर्स ब्रिटिश से अडॉप्ट करा है। तो जो ब्रिटिश में क्राउन होते हैं ना, उनको क्या होता है, एक नॉमिनेटेड पोस्ट होता है। क्या होता है? नॉमिनेटेड पोस्ट होता है। नॉमिनेटेड को मैं एन से लिखता हूँ और पोस्ट को पी से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये नॉमिनेटेड पोस्ट होते हैं बेसिकली। तो इनका काम क्या होता है, बस एक स्टैम्प पेपर की तरह होते हैं, इनके स्टैम्प की तरह इनका नाम हर एक जगह आएगा। इनका बस एक मतलब जो होता है ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी में ये इनको पूरी इज्जत और पूरी जो है इनका वो ख्याल रखा जाता है, इनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। लेकिन रियल पावर किसको बिलोंग करता है?
रियल पावर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या होते हैं, हेड होते हैं, राइट। और ये गवर्नमेंट पूरी इन्हीं के अंदर होती है। तो प्रेसिडेंट का काम ज्यादा रोल नहीं होता, प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, एक्ट करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके, प्राइम मिनिस्टर के, राइट। सेम चीजें होती हैं आपको ब्रिटिश क्राउन में। ब्रिटिश क्राउन क्या होते हैं, वहां पे नॉमिनेटेड पोस्ट होती है, क्या होती है, नॉमिनेटेड पोस्ट होती है। और रियल पावर किसको बिलोंग करता है, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। रियल पावर किसको बिलोंग करता है, प्राइम मिनिस्टर को करता है वहां पे ब्रिटेन में भी। तो ये फीचर हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है, आपको ब्रिटिश से। दैट्स वाई यहाँ क्या क्वेश्चन क्या है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर विच हैव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है। देखिए, टैक्स असिस्टेंट 2006 में, सीएचएसएल वाले एग्जाम जो होते हैं एसएससी के, उसमें पूछा जा चुका है। एमटीएस वाले में पूछा जा चुका है। सीजीएल वाले में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप इसको देखिए ढंग से, और पार्ट वन को भी देखिए। और अगर आपको ये सीरीज हमें आपको पसंद आ रहा हो, तो आप ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, और हमें लगता है कि यार कि हाँ ठीक है, हमारा मेहनत में सफल हो रहा है, ठीक है ना, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप सभी के लिए हमें मेहनत करके एक अच्छा फील भी होता है कि नहीं यार ठीक है, हम अपना टाइम कंज्यूम करके आपके लिए एक स्टडी की वीडियो जो है प्योरली, क्योंकि ये हमारा जो है ना बिल्कुल आपको जो है एक एरर फ्री आपको हम मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, और विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ और मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपके सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन यही होगा। तो आप इसको ऑनेस्टली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा अप्रिसिएशन फील हो, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे सीरीज को ऐसे कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपने इकोनॉमी वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो आप प्लीज उसको भी देखिए, ठीक है। आपकी इकोनॉमी के भी आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं, और हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्त, तो आपको प्योरली आपको 100% तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100% तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि भाई 60 70 80% में कुछ नहीं होता भाई साहब। तो इसलिए आपको तैयारी ढंग से करना पड़ेगा, और अच्छे ढंग से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। आप उस सेशन को भी देखिए, और इसको भी देखिए, और पार्ट वन को पहले देखिए, फिर पार्ट टू को देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ बजट, बजट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ, यानी कि वाइसराय कौन थे जिस वक्त हमारे इंडिया में सबसे पहली बार बजट को इंट्रोड्यूस किया गया। आपको ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत में सबसे पहले बजट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये किया गया था 1860 में। कब, 1860 में। और कौन से महीने में, फरवरी। कब, फरवरी, फैब था, ठीक है। तो फरवरी मंथ में 1860 ईस्वी में सबसे पहली बार आपको जो है बजट को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। और उस टाइम हमारे जो थे आपको वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना है आपको, यहाँ तीन बातें याद रखना है। एक लॉर्ड कैनिंग को याद रखना है, फिर 1860 को याद रखना है, फिर आपको फरवरी मंथ याद रखना है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ आज भी एक परंपरा है कि हम अपना बजट फरवरी में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। हमारे यहाँ आज के डेट में भी बजट कब आता है, फरवरी में आता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। चलिए, क्वेश्चन 8 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, राइट। क्या बोलते हैं, डी पी एस पी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। एक बहुत ही ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे संविधान का। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे जो संविधान निर्माता थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने क्या करा कि एक स्टेट को ना मतलब डायरेक्शन दिया, ठीक है, कि भाई आपको ऐसा काम करना चाहिए। अच्छा, ये डीपीएसपी जो होते हैं ना, वो बॉन्डिंग नहीं होते। क्या होते हैं, बॉन्डिंग नहीं होते। यानी कि कानूनी तौर पे ये जो है एक तरीके से मतलब आपको बॉन्डेड नहीं होता कि स्टेट को ये काम करना ही पड़ेगा जो डीपीएसपी में लिखा गया, नहीं। उसको एक सलाह है ये। जबकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना, वो बॉन्डेड होता है। कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, किसी भी स्टेट इसको वायलेट नहीं कर सकता, ना तो सेंटर कर सकता है ना स्टेट कर सकता है। अगर कोई भी किसी भी इंसान का, या कोई किसी भी पर्सन का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट स्टेट का जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ और हाई कोर्ट जा सकता है, और वो अपनी जो फंडामेंटल राइट उसका सस्पेंड हुआ है, यानी कि फंडामेंटल राइट को वायलेशन हुआ है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, अपना मतलब अपील कर सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल ना किया जाए, और फंडामेंटल राइट को वापस किया जाए, और इसके लिए जो मतलब जिसने भी करा है उसको सजा दिया जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मूव कर सकता है कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32।
इस आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा मैंने टेढ़ा मेढ़ा हार्ट बना दिया आपको समझाने के लिए। आर्टिकल 32 आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल 32 याद रखना है। तो क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप बताइए मुझे फटाफट। इसका आंसर है सी, क्या, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम आपको ये ढंग से याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं हमारे संविधान के, तो आपको इसको प्योरली ढंग से याद रखना है, ठीक है। तो किससे लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजर टू। तो हमारा जो, देखिए यहाँ तो आप एक कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हमारा तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये फेडरलिज्म कहाँ से आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बेसिकली ये क्या है, ये मिक्स है। क्या है, मिक्स है। हम थोड़ा सा क्वासी फेडरल भी है, क्वासी फेडरल भी है, ठीक है, डेमोक्रेसी भी है हमारे यहाँ, ठीक है ना, और हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। तो बेसिकली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल स्ट्रांग है। ये फीचर हमने कनाडा से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। ऐसे ही फेडरलिज्म है, मतलब जहाँ पे थोड़े थोड़े पावर स्टेट को भी दिया है और सेंटर को भी है। तो सेंटर बड़ा है, सेंटर को पावर ज्यादा है, स्टेट को थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो ये फीचर भी आ गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था ना, तो हमारे संविधान निर्माता ने हर एक कंट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्या करा, अडॉप्ट करा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको हमारे संविधान में सब कुछ देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए, इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजर टू, तो हमने ये फीचर फेडरलिज्म वाला कहाँ से लिया, बेसिकली कनाडा से लिया, ठीक है। जहां पे सेंटर स्ट्रांग होता है और स्टेट क्या होता है, कम पावरफुल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सी, कनाडा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसी बात पे हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ऑनेस्टी रखिएगा ना, क्या, ऑनेस्टी, तो कामयाबी जरूर मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप दिल में 6-5 रखोगे ना, और आप मतलब ये सोचोगे यार कि नहीं मैं लैग करने से मतलब इसको वो हो जाएगा, वीडियो आगे बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्त। आप अगर ऑनेस्टी रखोगे ना, तभी आपको भगवान जो है आपकी कामयाबी देंगे, ठीक है। तो ऑनेस्टी रखो, ईमानदारी से पढ़ाई करो और हैप्पी रहो, बिना किसी प्रेशर के पढ़ो, ठीक है ना। किसी का भी प्रेशर मत लो, तभी आप आज के, जो आज का टफ कंपटीशन है ना, टफ कंपटीशन में आपको कामयाबी मिलेगा, ठीक है। ईमानदारी से सही डायरेक्शन में मेहनत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए फेडरल क्या होता है, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली फेडरल जो होता है ना, आपको मैंने ऊपर वाले वीडियो में बताया। तो फेडरल क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपकी मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो फेडरल क्या होता है, आपको हमारे संविधान में कहाँ लिखा गया ये बताना है, सोच के बताओ। प्रेम्बल में लिखा हुआ है, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज क्या होता है, प्रेम्बल है हमारा। पार्ट 3 में है, यहाँ फंडामेंटल राइट है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 368 क्या होता है, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है हमारे, क्या, संविधान अमेंडमेंट से रिलेटेड है या नोवेयर। इसका आंसर होता है डी। वैसे तो हम क्वासी फेडरल है, हमारे यहाँ थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ये संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द को लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। बेसिकली क्या किया गया है, लिखा कहीं नहीं गया है कि भाई इंडिया एक फेडरल स्टेट है, नहीं। आपको पार्ट पार्ट 1 के आपको पहले आर्टिकल में, यानी कि संविधान के, हमारे संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा गया है, इंडिया, इंडिया जो है वो एक क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि संघ है ये। इंडिया क्या है, संघ है ना। इंडिया संघ है, राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पे फेडरल कहीं में नहीं लिखा हुआ है आपको। पार्ट 1 के जो है आपको, यानी कि पहले आर्टिकल में संविधान के हमारे, उस पर लिखा गया है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो इंडिया, इंडिया जो है राज्यों का संघ है, जहां सेंटर क्या है, ज्यादा पावरफुल है और स्टेट को थोड़ा सा कम पावरफुल बनाया गया है। और ये फीचर हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। आपको फिर से देखिए यहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का कौन सा फीचर नहीं है, डिपेंडेंट होते हैं स्टेट के ऊपर, है ना, डिपेंडेंट स्टेट होता है, या सिंगल गवर्नमेंट होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बताना है कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि इंडिया, इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया। तो ये तीनों आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, स्टेट डिपेंडेंट होते हैं सेंटर के ऊपर, बिल्कुल सही है। जुडिशियल रिव्यू होता है,
ये हो सकता है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले सिंगल गवर्नमेंट हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, सिंगल गवर्नमेंट आपको सेंटर में सिंगल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, स्टेट में भी सिंगल मिलेगा आपको, है ना? लेकिन सेंटर ज्यादा पावरफुल है, स्टेट थोड़ा कम है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो हमारे मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल नहीं होता, यानी सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू है। ये हमने कहाँ से उठाया है? यूएसए से। देखिए मैंने आपको कहा ना, हमारे संविधान में आपको सभी चीजों का मिक्स मिलेगा। जैसे आप मिक्स वेज खाते हो ना, तो हमारे संविधान में क्या है वैसे ही आपको मिक्स वेज मिलेगा, ठीक है ना? हमने थोड़ा थोड़ा सबसे उठाया हुआ है। तो जो अच्छी प्रैक्टिस है हमने सबसे उठाया। जुडिशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? मान लीजिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ को पास कर दिया, ठीक है? लॉ को पास कर दिया, ठीक है, जो कि सही नहीं है, जो संविधान के कोर के हिसाब, संविधान को बदल सकता है वो कानून, तो उसको क्या करेगा? वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना? तो उस सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसको अगर वो सही होगा तो पास कर देगी, और अगर गलत होगा तो क्या करेगी? उसको बंद कर देगी, यानी कि स्ट्राइक डाउन कर देगी, ठीक है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है? कौन कर सकता है जुडिशियल रिव्यू? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। तो किसका है, मतलब कौन सा फीचर नहीं है जुडिशियल रिव्यू का? वैसे तो फीचर नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब एज अ थ्योरी बेसिस पे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इंडिया में ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक है ना? और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करा? यूएसए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डिड इंडिया एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर? देखिए ये फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया ना। फेडरल सिस्टम, हम ऐसे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है फेडरल हमारा, लेकिन हम फेडरल हैं क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर को भी थोड़ा पावर दिया हुआ है हमने, और सेंटर मतलब स्टेट को दिया हुआ है पावर हमने थोड़ा सा, और सेंटर तो है ही मान लीजिए मेन। तो इसमें आपको फेडरल सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर। कहाँ से लिया हमने? आपको कनाडा से लिया, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा कनाडा से लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट इंजॉय, ठीक है ना? अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट को कौन सा पावर मिला हुआ है बताइए? यहाँ बात याद रखिएगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, ना तो डेमोक्रेसी का बात कर रहा है, ना ही सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, और ना ही आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना? यहाँ बात हो रहा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है? तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है ये आपको स्टेट के पास कौन से पावर होते हैं बताना है। तो ओरिजिनल पावर होते हैं, पावर डेलीगेटेड बाय द सेंटर, या पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या पावर गिवन बाय द पीपल? बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो बेसिकली इसका आंसर होगा ए, ठीक है? तो ओरिजिनल पावर, यानी कि ओरिजिनल पावर आपको किसके पास होता है? इंडिया फेडरल फेडरल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। देखिए पावर डेलीगेटेड बाय द सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो है ना फेडरल गवर्नमेंट में जो प्योरली फेडरल है, क्या है? प्योरली फेडरल है। इसका एग्जांपल कौन है? यूएसए। कौन? यूएसए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यूएसए कौन है? प्योरली फेडरल है। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि इसमें यूएसए आपको प्योरली फेडरल मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वहां उनके यहाँ अगर ये सेंटर उसको पावर देगा, मान लीजिए सेंटर इसको अगर पावर देगा, तो वो कैसे फेडरल होगा? अगर सेंट्रल पावर दे तो कैसे फेडरल होगा? वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो स्टेट को डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है वही सेंटर के ऊपर में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आंसर सी देख लेते हैं, पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा पॉसिबल है? फेडरल में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं ना, वो एक गाइडिंग होता है, वो गाइड कर सकता है, क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है, लेकिन वो पावर ग्रांट नहीं कर सकता ओरिजिनली, ठीक है ना? पावर गिवन बाय द पीपल, जी नहीं, बिल्कुल। एक संविधानिक उनके यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं फेडरल में, लेकिन वो सिर्फ गाइड करता है, ठीक है? पावर का डिवीजन नहीं होता, पावर का डिवीजन नहीं है, जैसे मतलब प्योरली डिवीजन है, मतलब फेडरल में क्या है? प्योरली पावर का डिवीजन है। जैसे हमारे यहाँ प्योरली डिवीजन नहीं है, हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्टेट कम पावरफुल है, ठीक है ना? तो इसके यहाँ क्या इसका एग्जांपल होता है? उनके पास ओरिजिनल पावर होता है, ठीक है? क्या होता है? ओरिजिनल पावर होता है, यानी कि जैसे सेंटर को है वैसे स्टेट को है। इसलिए आपको वहां पे क्या होता है? ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, राइट? ड्यूअल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलता है। हमारे यहाँ क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, राइट? तो चलिए ये सब याद रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डू वी फाइंड द आइडल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा जो आइडल है ना इंडियन डेमोक्रेसी का, वो हम कहाँ हमें देखने को मिलता है? बताइए। इसका आंसर मैं आपको पहले सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। ठीक है दोस्त?
तो देखिए इसका ऑप्शन ए है प्रेम्बल, बी पार्ट थर्ड, सी पार्ट फोर, पार्ट डी पार्ट वन। बताइए। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इसका प्रेम्बल, प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल आपको बता देता है हमारे संविधान के कि पूरे संविधान में क्या क्या है, मतलब इसका ये क्या है, समरी है, समरी है ना। तो इसका आंसर आपको प्रेम्बल ही हो जाएगा। ठीक है। इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, जेएल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने। ठीक है ना। कब करा था, 13 दिसंबर को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन। अच्छा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल 368 में, राइट। 368 में हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ तो भाई हमारे लॉ मेकर्स अमेंड करते हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो, पॉपुलर वीटो का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, यानी कि डायरेक्ट लोगों द्वारा किस देश में कानून को अमेंड किया जा सकता है। तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। वहां क्या होता है, एक जो अगर कोई भी लॉ बन रहा है तो उसमें लोग जो है डायरेक्ट अपना वोट डाल सकता है, वीटो कर से डाल सकता है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा कानून पास होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम में आ रखा है, सीएपीएफ में आ रखा है एसआई, यानी कि सीपीओ वगैरह में, सीएसएफ एसआई में आ रखा है, दिल्ली पुलिस एसआई 2014 में आ रखा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ कंट्री विच फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि नेम ऑफ कंट्री, वो कंट्री का नाम बताओ जहां से कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर और प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, मैंने ऊपर बताया ना अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर, यानी कि 368 वाला, आपको बताना है कि ये कहां से अडॉप्ट किया गया, क्या करा है, बोरो किया गया है, अडॉप्ट किया गया, बताओ। आंसर सी है इसका, साउथ अफ्रीका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इंटरफेरेंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इनमें से किस एक्ट में से या किसी कंट्री से सबसे ज्यादा हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज से हमने सारे रूल्स एंड कानून्स वगैरह, थ्योरीज वगैरह हमने अडॉप्ट करा या लिया या डाला, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इंटरफेरेंस फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। बताओ। आपके पास 3 सेकंड है सोचने के लिए। इसका आंसर है आपको डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। तो जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ठीक है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर ने। ठीक है। ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे, क्या बोलते थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्ट्स, जैसे हमारा इमरजेंसी वाला एक्ट, ठीक है, क्या इमरजेंसी वाला, और भी कई सारे पॉइंट्स हमने यहाँ से ही संविधान में उठाए थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं यार, सीजीएल में, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएससी, पीपीएससी वगैरह में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए 18 है। अच्छा फिर से याद दिला दूं, अगर हमने आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को पहले देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे देखिएगा। ठीक है। और आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एक मेहनत का फल होता है। और इसको ईमानदारी से कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाइए तो तभी आपको नौकरी भी ईमानदारी से ही मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप इन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो कब सेटअप करा गया, बताइए। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही हमारे संविधान को फ्रेम करा गया था, ड्राफ्ट करा गया था। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, डी है 1949। ठीक है। बताइए। थोड़ा सोचो सोचो। अरे सोच के आंसर दिया करो थोड़ा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1946। ठीक है। आप ऑप्शन बी हो जाएगा 1946, इसको फ्रेम किया करा गया था। इसी से क्वेश्चंस निकल के आता है कि ये किस, मतलब किसके सहमति के बाद, यानी कि कौन से एक्ट के बाद ये जो है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था। तो ये कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन जब आया था ना 1946 में ही, तभी ये बना था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे एग्जाम्स में आ रखा है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ, ठीक है ना, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ, किस स्कीम पे, देखिए मैंने आपको बताया ना कैबिनेट मिशन वाला, ये भी होगा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाला जो बताया था ना, इसमें आपको वही आंसर मार्क कर देना है, कैबिनेट मिशन।
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बना था? ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है। और ये कब आया था? 1946 में, ठीक है, याद रखना है। चलिए, सीजल टाइप और एसएससी और ग्रेड जो 2004 वाला एग्जाम था उसमें भी आया था, और ये आगे भी आने की इसकी संभावनाएं काफी अधिक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलिए, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया 1946 में, तो उसकी पहली मीटिंग किसने करा था, ये बताना है आपको। फर्स्ट मीटिंग को किसने करा था, ठीक है। इसका आंसर सोच के बताओ। आपको बता दूं, वैसे तो इसके जो प्रेसिडेंट थे, परमानेंट प्रेसिडेंट, वो कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद साहब थे हमारे, ठीक है ना। इनका चुनाव करा गया था कब? 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर कब? 1946 में, ठीक है। लेकिन वैसे पहले मीटिंग को प्रिसाइड किसने करा था? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे हमारे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। तो आंसर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे एग्जाम्स में आ रखा है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कौन थे, बताइए। आपको पहले ही बताया कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इनकी अपॉइंटमेंट की गई 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी परमानेंट अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। तो इसका आंसर बी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स मेंबर वेयर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना 11 दिसंबर 1946 को, इसके प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंट करा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपको ये बताना है कि इनके मेंबर कहाँ से चुन के आए थे। और ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं क्या बताऊं, मतलब सीडीएस में 8 से 10 बार आ चुका है, सीजीएल के एग्जाम में तो पूछिए ही मत कितनी बार आ चुका है, यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज के प्री में कई बार आ चुका है, अनलिमिटेड टाइम पूछा जा चुका है। क्योंकि इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए ये बार बार ये क्वेश्चन उठा के डालते हैं। तो ये वीवीआई है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ढंग से याद कर लीजिए, और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा भी आपको भी। देखिए, इनके जो फिलहाल मैं आंसर बता दूं, ये थे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। देखिए, प्रोविंस का मतलब क्या है? जब हम ब्रिटिश इंडिया थे ना, तो उस टाइम हमारे दो तरह के स्टेट्स होते थे, या तो प्रोविंसेस होते थे या प्रिंसली स्टेट होते थे। प्रिंसली स्टेट मतलब वो थे जो छोटे छोटे राज्य थे हमारे देश में, जिनका अंग्रेजों के साथ अपने एक थोड़ा सा बॉन्डिंग था, तो उनको अंग्रेजों ने छोड़ रखा, यानी कि एक तरीके से राजा होते थे वो, ठीक है ना। तो दूसरे होते थे प्रोविंसेस, जिन पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, जहां पे हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन होता था, तो उनको क्या बोलते थे? प्रोविंस बोलते थे। तो उनके यहाँ मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर दिया गया था, इनेक्ट कर दिया गया था आपको 1900 मतलब 20 वाले एक्ट से, जो 1919 का जो मतलब वो आया था ना आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अकॉर्डिंग में आपको ये लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म कर दिया गया था। तो डिफरेंट प्रोविंसेस में आपका जो है, वहां के मेंबर पहले ही काम कर रहे थे, तो इन्होंने चुन के भेजा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोविंसेस थे। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान को बनाने के लिए, जैसे आज के टाइम पे हमारा मान लीजिए पार्लियामेंट है, सेम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस टाइम था, है ना। तो उसमें इनके उनके मेंबर को किसने चुन के भेजा? तो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रोविंसेस ने इनडायरेक्ट वे में चुन के भेजा। अच्छा, इनका रेशियो क्या था? रेशियो था आपको 1 मिलियन पे एक मेंबर, एक मेंबर पे एक मतलब मिलियन, 1 मिलियन लोगों पे एक मेंबर को इनने चुना था लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग, यानी कि 10 लाख पीपल पे एक मेंबर को चुना गया था, ये रेशियो था, याद रखिएगा। चलिए, ये सारे देखिए, बहुत सारे एग्जाम से मैं 18 17 15 देखिए बहुत सारे एग्जाम है, ये तो फिर भी कम है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशनली एडवाइजर कौन थे हमारे संविधान के? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी कई बार पूछा गया, बताइए। जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर थे, ये तो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो थे, ये क्या थे? चेयरमैन थे, इसलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ना। ये चलिए, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यही समझा दूं कि जो इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को,
क्योंकि ये जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। क्या करा गया, फ्रेम किया गया। देखिए अलग अलग कमेटी बनी थी, ठीक है ना, कोई मान लीजिए फंडामेंटल कमेटी था, कोई मान लीजिए विदेश विभाग की कमेटी थे, कोई इंटरनल सिक्योरिटी से कमेटी था। तो अलग अलग कमेटी ने अपने अपने बातों को रिकमेंडेशन दिया। यहाँ पे इन लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या किया, सारी बातों को मतलब फ्रेम करा, टॉपिक वाइज फ्रेम करा, ठीक है ना, और फिर एक किताब को तैयार करा गया। और मैंने आपको बताया था कल वाले यानी कि वीडियो के पार्ट 1 में आपको इस जो इंडियन पॉलिटी की सेशन के पार्ट 1 वाला वीडियो जो है उसमें बताया है कि हमारी जो ओरिजिनल संविधान का बुक है यानी कि संविधान का, उसको कहाँ फ्रेम करा गया, उसको फ्रेम करा गया था देहरादून के अंदर। यानी कि ओरिजिनल कॉपी को कहाँ बनाया गया, देहरादून के अंदर, यानी कि जहां पे मैं रहता हूँ देहरादून शहर में, इस संविधान को कहा क्या करा गया, फ्रेम करा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर सी, बी एन राव। बी एन राव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के, और इनको अपॉइंट करा गया था, एक बहुत बड़े लॉयर थे, ठीक है, बहुत अच्छे लॉयर थे। तो ये लीगल एडवाइजर थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। संविधान को भी इन्होंने ही गाइड करा था और फ्रेम करने में मदद करा था। तो आपको दो बातें याद रखना है बी एन राव से, एक तो म्यांमार का संविधान इन्होंने बनवाया था, दूसरा ये हमारे संविधान के भी एक लीगल एडवाइजर थे बी एन राव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्स में देखिए बहुत बार पूछा गया है ये। हु इज कंसिडर एज द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कि आ गया ना क्वेश्चन, यहाँ पे कौन थे, बी आर अम्बेडकर। मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा गया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो या मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो इनका नाम क्या होगा, बी आर अम्बेडकर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुके हैं, ठीक है दोस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यही हमारे एक समझ लीजिए मेहनत का फल है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से। और अगर आपने इकोनॉमी वाले पार्ट वर्क उनको नहीं देखा है, इकोनॉमी वाली वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से समझा के डाला गया है, और उसकी सीरीज भी काफी लंबी चलेगी, आपको पूरा इकोनॉमी तैयार कराया जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, पूरा कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उस वीडियो को भी देखिएगा ढंग से, और अच्छे से एंजॉय कीजिए वीडियो को, बिना टेंशन का प्रिपरेशन कीजिए मेरे दोस्त। नौकरी तो आराम से मिल जाता है अगर आपने ढंग से प्रिपेयर करा है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है जो हमारा ड्राफ्टिंग कमिटी था, बताया था ड्राफ्टिंग कमिटी, उनके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब, ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया आपको। तो इनमें कौन से मेंबर नहीं थे, मतलब देखिए उसमें 5 मेंबर 7 मेंबर थे बेसिकली। अलादि कृष्ण स्वामी भी थे, गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे या नहीं थे आप बताएंगे मुझे। और बी आर अम्बेडकर साहब तो आपके चेयरमैन ही थे। तो ये इनका आंसर हो जाएगा डी। राजेंद्र साहब कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, यानी प्रेसिडेंट थे, राइट, प्रेसिडेंट थे ना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको। बी आर अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड ही थे। अलादि कृष्ण स्वामी और गोपाला स्वामी अयंगर और केटी खेतान वगैरह, ये लोग जो थे सभी ये इनके मेंबर थे। तो चलिए मैं आपको आगे ड्राफ्टिंग कमेटी की पूरी मेंबर्स की लिस्ट भी बताऊंगा अगले वीडियो में, और पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये सारे एग्जाम से पूछा गया, तो इट इज अ वीवीआई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स वेर इन द इंटर्म पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, जब हमारा इंटर्म पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना, यानी कि जब बैठक हुई थी, तो उस टाइम कितने मेंबर थे हमारे संविधान में। अच्छा याद रखिएगा उस टाइम सेपरेशन नहीं हुआ था पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान का सेपरेशन बाद में हुआ था। तो उस इनिशियल दौर में कितने मेंबर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 296। कितने, 296, ठीक है ना। और 90 मेंबर थे प्रिंसली स्टेट के, कितने, 90, 90 थे प्रिंसली स्टेट के, ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट कौन होता है, मैंने आपको बता रखा है, जो जिनका शासन राजाओं का होता था, जिस स्टेट पे जहां पे ब्रिटिशर का शासन नहीं था, उनका थोड़ा सा अपना एक अच्छा संबंध था, रिलेशन था, तो उनको छोड़ दिया था उनके हाल पे कि भाई आप अपना छोटे छोटे, क्योंकि छोटे छोटे राज थे, जैसे कश्मीर हो गया, जैसे जूनागढ़ हो गया, ये सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। आपको हैदराबाद एक क्या था, प्रिंसली स्टेट था। तो वहां पे ये राज्य करते थे। यहाँ के मेंबर कितने थे, 90 थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो 296 मेंबर यहाँ पे थे, यानी कि कितने पे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इनिशियल फॉर्म पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपको देखिए मैंने पहले बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी बना था, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, मतलब उनको एडवाइस किया गया, डिफरेंट कमेटी ने काम करा था, जिसमें फंडामेंटल राइट की भी कमेटी थी। तो उनकी सब कमेटी के कौन अध्यक्ष थे, आपको ये बताना है। आंसर है, ऑप्शन है जेबी कृपलानी साहब, या रुपेंद्र प्रसाद, या बी आर अम्बेडकर, या गोपीनाथ बारदोलो। बताइए
3 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा आपको जेबी कृपलानी। ठीक है, ये कौन मेंबर थे? ये उस टाइम के हमारे आजादी के टाइम के इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आज के कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये कौन थे? चेयरमैन थे, यानी कि जेवी कृपलानी साहब। कई लोगों को तो ये नहीं पता कि जो आज के टाइम के हमारे कांग्रेस हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आजादी के टाइम पे होते थे। आप इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है ना। कई लोगों को नहीं पता, 90% लोगों को नहीं पता, 95% लोगों को नहीं पता हमारे देश में, पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय, ठीक है ना। अच्छा, इसका आप ये मत समझिएगा कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब प्रॉब्लम है, कुछ है। मैं आपको जो हिस्ट्री और पॉलिटी के जो आपको एक मतलब ट्रू नॉलेज होता है ना, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसको थोड़ा रिसर्च कीजिए और पढ़िए, अपने हिस्ट्री को पढ़िए, थोड़ा इंडियन हिस्ट्री को पढ़िए, आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसने करा था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को दूसरे बाद में जाना गया हमारे प्रेमबल के रूप में, और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसको रिजोल्यूशन को मूव करा था जेएल नेहरू ने। किसने करा था? जेएल नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ठीक है ना, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप ढूंढ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया 13 दिसंबर को। ठीक है, कब? 1946, पहले बताया था मैंने आपको। तो इसको मूव करा गया था, मतलब इसको देख लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? प्रेमबल होता है, यानी कि प्रेमबल क्या होता है? एक आपको एक क्या होता है? समरी देता है हमारे संविधान का। ठीक है ना दोस्तों। 28 पे आते हैं। इंडियन रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो इमरजेंसी प्रोविजन जो था इंडिया के अंदर में, वो कहाँ से लिया गया, यानी कि किस कंट्री से बोरो करा गया? ब्रिटिश से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, या आयरिश से, या जापानीज से? बताइए। अगर आपने ऊपर के क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सीपीओएसआई वगैरह में, सीजीएल, बीपीएससी, बीपीएससी के मेंस में भी और प्री में भी आया हुआ है। ठीक है ना, मेंस और प्री दोनों में आया पॉलिटी वाले सेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारा जो नेशनल एंथम है, दो चीजें होती है, नेशनल सॉन्ग होता है और नेशनल एंथम होता है। तो नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट करा गया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है ना। आप बताएंगे कि नेशनल एंथम को किन्होंने लिखा था? वो हमारे नोबेल लॉरियट भी थे, यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो। अच्छा, नोबेल पुरस्कार विजेता से याद आया, अगर आपने हमारा करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देखिए, और हमने नोबेल पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देखिए, क्योंकि सारे एग्जाम्स में ये आते ही आता है, ये पूछने की बात नहीं है, बिल्कुल ही आता है। ठीक है ना, 100% आएगा, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो फिलहाल बताइए कि नेशनल एंथम को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपको, मतलब कब अडॉप्ट कर लिया गया था हमारे संविधान में? तो ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था, याद रखिएगा। कब? 24 जनवरी 1950 को। और किन्होंने लिखा था आपको बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रविन्द्रनाथ साहब ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या आपको जो है दूसरे राइटर ने लिखा था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको छोटा सा हिंट भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। तो ये आज के लिए बस इतना ही था, आपके लिए मैं पार्ट 3 इसको लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इकोनॉमी वाले पार्ट को भी देखिए, आपकी इकोनॉमी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा, और वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वजह से ही, मदद से आपको कॉन्सेप्ट को समझाया गया है इकोनॉमी का, तो विच इज अ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो आप इसको आराम से देखिए और आराम से प्रिपरेशन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।